सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर अनीता चौहान, राजकीय बालिका हाई स्कूल अंगौथा जनपद मैनपुरी से मैं संस्कृत शिक्षिका के रूप में आप लोगों को व्याकरण का अध्ययन करा रही हूँ, जिसके अंतर्गत हमने संधियाँ सीखी, संधियों में स्वर संधियों को समझा, तत्पश्चात व्यंजन संधियों को समझा और व्यंजन संधियों में इष्टुत संधियों के पश्चात आज हम चत्वर, अनुस्वार और परस्पर आदि संधियों का अध्ययन करेंगे। व्यंजन संधियाँ क्या हैं ये मैं पूर्व में आपको बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार पुनः समझ लेते हैं। व्यंजन संधियाँ वह हैं जो व्यंजन के पश्चात कोई स्वर अथवा व्यंजन आता है तो व्यंजन संधि होती है। कोई भी देख लीजिए, संधि जब हम करते हैं तो एक प्लस का निशान आता है, प्लस के निशान से पहले एक शब्द होता है, प्लस के निशान के बाद भी एक शब्द होता है। तो प्लस के निशान से पहले जो शब्द आता है वो व्यंजन ही होना चाहिए, यानी कि पूर्व में जो वर्ण है वो व्यंजन होना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद धनात्मक चिन्ह के बाद स्वर अथवा व्यंजन में से कोई भी हो तो वहाँ पर व्यंजन संधि ही होगी। ये व्यंजन संधि की परिभाषा है। आज जो शेष व्यंजन संधियाँ हमारी बची हैं उनका अध्ययन हम करते हैं क्रमवार में सबसे पूर्व आती है चत्वर संधि। चत्वर संधि में देख लेते हैं, इसका सूत्र है खरिच। इसका सूत्र क्या है? खरिच। ये संधि क्या कह रही है समझिए। यदि झल प्रत्याहार के बाद, झल प्रत्याहार जो कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ क्या होता है। झल प्रत्याहार वो होता है जिसमें वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आए, वो झल प्रत्याहार है। ठीक, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, जैसे क वर्ग है तो उसका क, ख, ग, घ, ये चारों वर्ण जो है वो झल प्रत्याहार में आ गए। इसी प्रकार हम अन्य वर्गों को भी समझ लेंगे, जैसे च वर्ग है, त वर्ग है, ये सभी झल प्रत्याहार के पूर्व के चारों वर्ण ले लीजिए, वो झल प्रत्याहार में आ जाएंगे। तो संधि क्या कह रही है? झल प्रत्याहार के, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, इसके बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आए, किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आए अथवा श, स आता है तो प्रथम या द्वितीय वर्ण के बाद श, स ये भी कोई आ सकते हैं। यानी एक तरफ झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए और दूसरी तरफ किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होना चाहिए। ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? श, स, ह, स में से कोई एक होना चाहिए, तो उनके स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाता है। चर प्रत्याहार, चर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है? किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे क वर्ग का क, त वर्ग का त, ट वर्ग का ट, प वर्ग का प, यानी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। समझ लीजिए, यानी कि क्या कह रही है संधि? खरिच सूत्र है। क्या कह रहा है कि अंत में चर प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं, उससे हमें समझने में और अधिक आसानी होगी। देखिए, सद धन कारः, सद धन कारः, यहाँ क्या है? द है। द अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है। त, थ, द, झल प्रत्याहार का वर्ण हो गया त, थ, द। झल प्रत्याहार क्या कहता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, तो ये तीसरा वर्ण हो गया। ठीक, उसके बाद कोई भी स्वर व्यंजन हो उसके बाद क्या है? प्रथम या द्वितीय वर्ण है। शर्त क्या थी? प्रथम या द्वितीय वर्ण होना चाहिए। का है, का अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो द जो है इसका प्रथम वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे। सद धन कारः बन गया सत्कारः। कैसे बना? जो द था उसका संप्रसारण त में हो गया। कैसे हो गया? द झल प्रत्याहार का वर्ण था, तृतीय वर्ण। संधि क्या कहती है कि उनके स्थान पर वर्ग का चर प्रत्याहार हो जाएगा, यानी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। झल प्रत्याहार की
बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आता है तो झल प्रत्याहार की स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाएगा। यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी वर्ण है, स में से कुछ भी है, उसके बाद पहला या दूसरा वर्ण आया तो उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। यानी इधर जो वर्ण है इस वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण है तो के स्थान पर त वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा। पहला वर्ण है त, तो बन गया सत्कारः। ठीक, दूसरा उदाहरण हम समझ लेते हैं। कुछ यदि आशंका है तो इसमें निवारण हो जाएगी आपकी। दिग्धन पाला, दिग ग जो है अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है। ठीक, ग क ख ग, क वर्ग का तृतीय वर्ण आता है ग। ठीक, और पाला प वर्ग का प्रथम वर्ण प है तो पाला। ग वर्ग का जो तीसरा वर्ण है अपने वर्ग का, उसके स्थान पर प्रथम वर्ण आ जाएगा चर प्रत्याहार में। चर प्रत्याहार के अंतर्गत प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा? ग वर्ग का क हो जाएगा। क ख ग, तो पहले वर्ण पे आ जाएंगे तो क्या होगा? क। तो जो ग है उसका परिवर्तन क में हो गया, बना दिक्पाला। दिग्धनपाला था, उसके स्थान पर क्या बना? दिक्पाला। तीसरे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तजधन शिवः, ज त थ द, ज च छ ज। ठीक, च छ ज, च वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है? ज। उसके पश्चात क्या आएगा? श, तालव्य श आ गया। यहाँ पर एक शर्त क्या थी? झल प्रत्याहार के बाद प्रथम या द्वितीय वर्ण हो या श स स में से कोई भी होता है तो ज के स्थान पर उसके वर्ग का प्रथम वर्ण आ जाएगा, यानी कि च आ जाएगा। ज के स्थान पर क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। ठीक, बनेगा तच्छिवः। आगे देखते हैं। सदधन पात्रम, फिर वही बात, द जो है अपने वर्ग का तृतीय वर्ण है, अब इसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा, द के स्थान पर त हो जाएगा। सदधन पात्रम, सतपात्रम। कैसे? जो द है वो त में परिवर्तित हो गया, तो द के स्थान पर त हो गया, सदपात्रम के स्थान पर हो गया सतपात्रम, और यहाँ वर्ग का प्रथम वर्ण है। यही हमारी संधि कह रही थी बार बार, क्या? कि यदि छल प्रत्याहार का कोई वर्ण है और उसके बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण है या स तीनों में स में से कोई भी श है तो उनके स्थान पर चर प्रत्याहार हो जाएगा, यानी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो ये हमारी थी चत्वरे संधि। आगे चलते हैं। दूसरी संधि है हमारी अनुस्वार संधि। इसका सूत्र है मो अनुस्वारः। ये बहुत बहुत सरल संधि है, बहुत आराम से समझी जा सकती है। इसका है, देखिए क्या कह रहा है। मो अनुस्वारः, पदांत में म के बाद कोई व्यंजन आता है तो, म के बाद, ठीक है ना, पदांत में, पद के अंत में, पदांत का अर्थ है पद के अंत में म के बाद कोई भी व्यंजन आता है यदि, तो जो म है उसका अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह होता है ये, अनुस्वार हो जाएगा। आपने देखा होगा हम कभी भी जो ऊपर बिंदी रखते हैं, है ना, उसे अनुस्वार ही कहते हैं। तो म के बाद किसी पदांत में यदि व्यंजन आता है तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है, नोट कीजिए इस बात को, जब म के बाद कोई स्वर आता है, यहाँ पर क्या लिखा था? कोई व्यंजन आता है, लेकिन यदि म के बाद कोई स्वर आता है, व्यंजन ना आकर के स्वर आता है, तो जो म स्वर है, म वर्ण है, वो स्वर वर्ण में मिलकर के पूर्ण रूप ले लेता है। यानी कि जो म वर्ण है वो स्वर में ही मिल जाता है और उसी का पूर्ण रूप ले लेता है। किस प्रकार से वो हम समझते हैं। पहले समझ लीजिए
इसका उदाहरण व्यंजन आने का क्या उदाहरण है, देखिए हरिम वंदे। हरिम पद के अंत में माँ आया है, क्या कहा है संधि ने, पदांत में, यानी कि पद के अंत में माँ है और उसके बाद कोई भी व्यंजन आता है तो उसका अनुस्वार हो जाता है। तो ये क्या था, हरिम वंदे। ठीक, ये जो माँ है वो अनुस्वार में बदल गया, ये हो गया हरिम वंदे। ठीक, दूसरा उदाहरण समझ लीजिए व्यंजन का ही, त्वम धन करोसी। त्वम, यहाँ पर भी माँ आ रहा है ना, और उसके बाद व्यंजन ही आ रहा है, तो इसका क्या बनेगा, त्वम करोसी। कैसे, जो माँ है वो अनुस्वार में बदल जाएगा बस, और कुछ करना ही नहीं है, ना ही इसमें कोई वर्ग है, ना ही किसी और में परिवर्तन होना है, ना ही संप्रसारण होना है, मात्र जो ये माँ है, जो हमारे पास हलंत वाला माँ है, वो अनुस्वार माँ में परिवर्तित हो जाएगा। अब समझ लेते हैं जो इसका अपवाद है वो क्या है। जब माँ के बाद कोई स्वर आता है तो वो माँ जो है उसी स्वर में मिलकर के पूर्ण रूप हो जाता है। कैसे, रामम भजामी। रामम, यहाँ पर माँ है हलंत, लेकिन नहीं, ये तो व्यंजन का ही उदाहरण है, इसको हम इसी प्रकार करते हैं, रामम भजामी, तो इसका बन जाएगा रामम भजामी। ठीक, इसमें ये अनुस्वार हो गया। ठीक, ये व्यंजन का ही उदाहरण था, ध्यान दीजिए। ठीक है, स्वर का उदाहरण यहाँ है। स्वर का उदाहरण हम समझते हैं, अहम इति। यहाँ पर व्यंजन है, माँ है, हलंत माँ है, उसके पश्चात स्वर आया है, व्यंजन नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा, अहमिति। अहमिति, अहमिति। ये जो माँ था हमारे पास, उसमें ये स्वर जो ई है वो एक रूप हो गया और उसने पूर्ण रूप ले लिया, तो हमारा शब्द बना अहमिति। ठीक, अगला देखिए, नगरम आयाति। यहाँ पर माँ है और यहाँ पर स्वर है, तो इसका क्या बनेगा, ये माँ इस आ में मिलकर के पूर्ण रूप हो जाएगा। कैसे, नगरम मायाति। नगरम मायाति, ये जो हलंत माँ है इसमें ये स्वर आ मिलकर के मायाति शब्द बन गया, नगरम मायाति, नगर में आता है। ठीक, ये हमारी हो गई चत्वरे संधि, ये हो गई अनुस्वार संधि। व्यंजन संधियों में अगले क्रम में बढ़ते हुए अब आते हैं हम लोग परस्वर्ण संधि पर। व्यंजन संधियों की ये अंतिम संधि है और इसको हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः, ये इसका सूत्र है, क्या है, अनुस्वारस्य यई परस्वर्णः। क्या कहता है ये सूत्र, ध्यान दीजिए, अनुस्वार से परे। इससे पूर्व मैं आपको अनुस्वार संधि समझा चुकी हूँ, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुस्वार क्या होता है। ठीक है, देखिए, अनुस्वार से परे, परे यानी बाद में, अनुस्वार के बाद यदि यय प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो, अनुस्वार के बाद यय प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए तो। अब यय प्रत्याहार क्या है, और ये समझिए, यय प्रत्याहार क्या है, संपूर्ण व्यंजन यय प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, स स स ह को छोड़कर। ये चार वर्णों के अतिरिक्त कौन कौन से चार वर्ण, तीनों प्रकार के स और एक ह, इन चार वर्णों को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी व्यंजन यय प्रत्याहार में आ जाते हैं। ठीक, यय प्रत्याहार का कोई भी व्यंजन आए, यानी कि इन चार वर्ण को छोड़कर कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार का परस्वर्ण हो जाता है। अनुस्वार का परस्वर्ण, परस्वर्ण से मतलब है उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, यानी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाता है। ठीक, अर्थात दोबारा से समझिए, पद के मध्य में अनुस्वार के आगे, पद के मध्य में, किसी भी पद के मध्य में अनुस्वार है और उसके आगे स स स ह को छोड़ करके, इन चार वर्णों को छोड़ करके किसी भी वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो अनुस्वार के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है।
ठीक, ऐसे देखिए, एक बार हम पुनः देख लेते हैं। ठीक है, नियम थोड़ा सा बड़ा है। क्या कह रहा है? अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से, सूत्र क्या कहता है? अनुस्वार के बाद कोई यय प्रत्याहार आता है तो उसके स्थान पर, यानी अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अनुस्वार के बाद में यदि कोई यय प्रत्याहार का वर्ण आता है, यय प्रत्याहार से तात्पर्य है हमारा कि श, स, श, ह, ये 4 वर्ण छोड़ दीजिए, बाकी का कोई भी व्यंजन हो, ठीक, वो आता है तो जो वो अनुस्वार है, वो जो ये वाला अनुस्वार था, अभी आपको बताया था मैंने, जो अनुस्वार है वो परसवर्ण में बदल जाता है, उसका परसवर्ण हो जाता है, यानी उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाता है। अब हम उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। पहली संधि है हमारी शाम धन तह, शाम धन तह, ये जो है हलंत मा है, यानी हमारा अनुस्वार है ये, ठीक। उसके बाद त है, तो त जो है वो क्या है? एक व्यंजन है जो कि यय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, ठीक। ये हमारी शर्त पूरी होती है तो क्या होगा? ये जो अनुस्वार है वो किस में बदल जाएगा? वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, यानी वर्ग का 5वां, हर वर्ग में 5 ही वर्ण होते हैं, ठीक है, क ख ग घ यहाँ ट ठ ड ढ ढ, तो अंतिम वर्ण में ये बदल जाएगा। कैसे? शान, ये मां था जो कि तह, शांतः, ठीक। अनुस्वार जो है वो अंतिम वर्ण में बदल गया न में। त वर्ग का अंतिम वर्ण न होता है, त थ द ध न, यहाँ पर त था, इस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हुआ? न हुआ, ठीक। तो ये अनुस्वार जो है उसके स्थान पर न आ गया, तो इसमें त का संप्रसारण न में हो गया। चूंकि त वर्ग का अंतिम वर्ण न है, इसका 5वां वर्ण जो है वो न है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर न आ जाएगा। दूसरी संधि समझते हैं, कुन धन ठित, कुन धन ठित, जो न है वो हमारा अनुस्वार है, ठीक, और जो ठ है इस वर्ग का अंतिम वर्ण जो है वो न के स्थान पर आ जाएगा। यही समझा रही हूं मैं बार बार ना, कि जो अनुस्वार होता है उसके स्थान पर परस वर्ण हो जाता है। परस वर्ण से तात्पर्य है जो यहाँ पर व्यंजन आया है उसी वर्ग का अंतिम वर्ण हो जाना। तो ठ, ठ कौन से वर्ग का वर्ण है? ट वर्ग का, है ना। तो ट ठ ड ढ ण, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ण आना चाहिए। तो कुन न के स्थान पर क्या हो गया? ण, ठित, कुन ठित, ठीक। कैसे? जो ट वर्ग है, ट वर्ग का अंतिम वर्ण, जो ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या हो जाएगा? ण, तो ये ण में बदल गया, ठीक है। ये अनुस्वार बदला है ण में, न कि, ये मैंने चिन्हित करने के लिए, आपको समझाने के लिए बता दिया है कि इस वर्ग का ही अंतिम वर्ण यहाँ पर होगा अनुस्वार के स्थान पर। अनधन चित, अनधन चित, ये हमारा अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद व्यंजन आ रहा है, अब इसी व्यंजन का अंतिम वर्ण यहाँ पर होना चाहिए। तो अब च का अंतिम वर्ण क्या है? खुद से भी देखिए, च छ ज झ व, तो व, अंचित, ठीक। तो च वर्ग का अंतिम वर्ण था व, तो व हो गया यहाँ पर अंचित, इस ना की जगह व हो गया। अंतिम उदाहरण देखिए, अनधन कित, न एक अनुस्वार है, ठीक, और उसके बाद व्यंजन आया है, व्यंजन भी वो है जो यय प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, यानी कि इनमें से स स स ह, ये 4 वर्ण छोड़ दिए जाए तो बाकी सब व्यंजन यय प्रत्याहार में ही आते हैं, तो ये शर्त भी पूरी होती है, ठीक। अब जो क है उसका अंतिम वर्ण आना चाहिए, यानी कि क ख ग घ ड़, तो क्या हो जाएगा?
अंकित। ठीक, कैसे? जो का वर्ग है उसका अंतिम वर्ण होता है रा। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा परस्वर संधि थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। सीधा सा फंडा है, फिर से आप लोग समझ सकते हैं चाहे तो, कि अनुस्वार से यही प्रस्वर्ण, अनुस्वार से परे यानी अनुस्वार के बाद में यदि यही प्रत्याहार, जो यही लिखा है इसका है यह प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है, कोई भी व्यंजन आता है, तो अनुस्वार के स्थान पर जो ये अनुस्वार लगे हुए थे इनके स्थान पर इस वर्ग का जो ये प्रथम वर्ण है इसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि इसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। तो त का अंतिम वर्ण न था, न हो गया माँ के स्थान पर। ठ का इस वर्ग का अंतिम वर्ण ड़ा था, तो न के स्थान पर ड़ा हो गया। च का अंतिम वर्ण जो पड़ता है च वर्ग का वो वहाँ खाली बनता है, तो वहाँ है, तो वहाँ आ गया न के स्थान पर। और का अंतिम वर्ण ड़ा होता है, तो यहाँ पर ड़ा। ठीक, चलिए अब आते हैं हम विसर्ग संधि पर। वैसे तो बहुत सारी है विसर्ग संधियाँ, किंतु आपके पाठ्यक्रम के अनुसार सिर्फ एक ही विसर्ग संधि आपके पाठ्यक्रम में आती है, विसर्जनीय से सह। तो हम समझ लेते हैं इस विसर्ग संधि को। विसर्जनीय से सह कहती है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो, खर प्रत्याहार, प्रत्याहार मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुकी हूँ, आपको पता होगा। खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जो विसर्ग होती है उसके स्थान पर दंत स हो जाता है। कैसे? हरि धन चरत, हरि ये दोनों विसर्गें आ गई। इसके बाद खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है च। ठीक, तो ये शर्त पूरी हो गई। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? इस जो ये विसर्गें आप लोग देख रहे हैं, ये विसर्गें स में दंत स में परिवर्तित हो जाएंगी, तब बनेगा हरिस धन चरति। ये विसर्गें थी, स में बदल गई। फिर एक सूत्र आता है वाशरी, उस सूत्र के अनुसार हरिस चरति जो दंत सा था ये वाला, वो तालव्य सा में बदल जाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, विष्णु धन त्राता, विष्णु धन त्राता, यहाँ पर जो विसर्गे हैं वो दंत सा में बदल जाएंगे। माफ कीजिए, विष्णु त्राता। ठीक है, जो विसर्गे हैं बहुत ही सरल संधि है, कुछ नहीं करना इसमें, सीधा सा फंडा है इसका कि विसर्ग विसर्जनीय से सा यानी विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए, विसर्ग पहले आनी चाहिए, उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो जो विसर्गे हैं वो दंत सा में बदल जाती हैं। हरिश्चरत में एक सूत्र ये दंत सा है तो वासरी के अंतर्गत ये हरिश्चरति हो जाता है। और संधियों में जो विसर्गे हैं वो स में बदल जाती है, इसमें दंत सा में। ठीक है, ये हो गई हमारी विसर्ग संधि। चलिए आगे चलते हैं। व्यंजन संधियों को समझाते हुए आज हम अंतिम पड़ाव पर गृह कार्य पर आ जाते हैं। आज हमने क्या क्या सीखा? व्यंजन संधियों का अर्थ क्या था, व्यंजन संधियाँ क्या होती हैं ये जाना। व्यंजन संधियों के जो अंतिम संधियाँ रह गई थी हमारी, चत्वरे संधि, परस्वर्ण संधि, अनुस्वार संधि और एक विसर्ग संधि, जो हमारे पाठ्यक्रम में है। चारों संधियों को हमने आज समझा, जाना, उनके नियम समझे और उसके बाद आते हैं हम अपने गृह कार्य पर। गृह कार्य में आप लोग ध्यान दीजिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है अभी, उसी से संबंधित, उसी के अंतर्गत मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। इसे आप अवश्य करें, आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीख पाया। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नामोल्लेख कीजिए। जो मैंने ये नीचे संधियां दी हैं आपको, 6 संधियां आप लोगों को करनी है। ये संधियां पहले आपको इनका विच्छेद करना है, तत्पश्चात आपको इनका नाम लिखना है कि ये कौन सी संधि है। गुम्फितः इसका विच्छेद करेंगे,
उसके बाद आप इसका नाम लिखेंगे। नामोल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें संधियों का जो परीक्षाएं होती हैं उसमें संधियों का नामोल्लेख अनिवार्य होता है। संधि का विच्छेद भी करना है और नामोल्लेख भी करना है, और यदि आप कर सकते हैं तो उसका नियम भी बताइए कि गुम्फिता में विच्छेद करने के बाद क्या हुआ, संधि कौन सी है और इसमें नियम कौन सा लगा। दूसरी संधि है एतत् करोति, इसको तोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, विच्छेद करने के बाद क्या बनेगा और उसका नियम क्या होगा। गंगा, गंगा में कौन सी संधि है और सनियम लिखिए इसको, ठीक है। दिक्पाला, दिक्पाला में कौन सी संधि है, क्या नामोल्लेख है ये। अगली संधि है आपकी शांता और फिर है हरिश्चरति, ठीक। इन संधियों को भी आपको पहले विच्छेद करना है फिर उसका नामोल्लेख करना है। ये अनिवार्य है कि आपको नामोल्लेख अवश्य करना है, तभी आप समझ पाएंगे कि संधि कौन सी थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित की संधि करते हुए, यहाँ पर आपको विच्छेद करना था। जो संधियां थी, ये जो संधियां आपको दी थी इनका विच्छेद करना था और ये विच्छेद है, इसकी आपको संधि करनी है, ठीक है। तो निम्नलिखित की संधि करते हुए सनियम समझाइए। इसका नियम, इसमें भी आपको नियम बताना है और नाम भी बताना है संधि का। पहला है प्रश्न दिक् धन अंबरः, दूसरा है बुध धन धम, तीसरा प्रश्न है एतत् धन धनम, चौथा प्रश्न है विष्णु धन त्राता, फिर है अस्मत् धन भारतम, तज धन शिवा। ये सब की सब व्यंजन संधियां हैं, ठीक है, और आपको इनको संधि करते हुए इसका नाम उल्लेख करके बताना है। अंतिम प्रश्न है हमारा, अभी मैंने आपको जो संधि समझाई थी अनुस्वारस्य यई परस वर्णः, उसका ये सूत्र था जो संधि मैंने आपको समझाई थी। इस सूत्र की आपको व्याख्या करनी है और कोई से 2 उदाहरण भी देने हैं। ये संधि कौन सी है ये आपको जानना है, सूत्र की व्याख्या बतानी है और 2 उदाहरण देने हैं कि इस संधि के अंतर्गत कौन कौन सी संधियां आती हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज की हमारी व्यंजन संधियों का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद।